आप अभी भी कायम है लंबे समय में $8,000 पर। देखिए वीरेंद्र जी, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है और सेफ हेवन से आप उम्मीद करते हैं कि वो बैंक एफडी काइंड ऑफ रिटर्न देगा या एट बेस्ट 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंटल रिटर्न दे सकता है। बट हम गोल्ड में पिछले 4 सालों में देख रहे हैं कि 20-22% के आसपास के रिटर्न आ रहे हैं एंड पिछले साल में 75% के रिटर्न हमने देखे। वेल, डी डॉलराइजेशन एज अ थीम तो काफ़ी सालों से चल रहा है। 2020 से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, बट 2025 में एक बहुत बड़ा बज़वर्ड हो गया है। वाई? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही मोमेंटम देखने मिला। फिर से ये डी डॉलराइजेशन वाला थीम उभर के आएगा एंड दिस टाइम इट विल बी बिगर देन व्हाट इट वाज इन 2025। तो क्या आपको लग रहा है यूएस और ईरान के वॉर का सबसे बड़ा गेनर ब्रिक्स रहेगा? रहा सवाल इंडिया का, तो इंडिया एंड ईरान का तो बहुत हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 10-20-25 साल का, ये सदियों पुराना एक रिलेशन है फ्रॉम वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी सी ईरान एज अ ग्लोबल प्लेयर एंड अ वेरी क्लोज अलाय ऑफ इंडिया। जिस स्पीड में हमने गोल्ड की बाइंग देखी है व्हेन इट वाज $1,500-2,000, जहाँ पे 1000 टन एवरेज में एक सेंट्रल बैंक इंपोर्ट कर रहा था, वो घट के 600-700 टन के आसपास आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के लिए से सिल्वर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कमोडिटी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज का पॉडकास्ट द बिग बुलियन शो। और दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी की, और सोने चांदी का भाव आगे कैसा रह सकता है, क्या कुछ मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के नवनीत दमानी जी। नवनीत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू विरेंद्र जी। अगर हम नवनीत जी चर्चा करें तो प्राइजेस का जो लास्ट टारगेट आपकी तरफ से आया था अगले 3 साल का, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की तरफ से $8,000 का आया था। आप अभी भी कायम है लंबे समय में $8,000 पर। वेल, हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं वो काफ़ी सारी नॉइज़ है एंड काफ़ी सारे फिनोमिनल चेंजेस हमें लास्ट 1-2 क्वार्टर में देखने मिले हैं। सबसे पहले तो प्राइस में जो रैली आया है उसने मार्केट का रुख और पूरा डायरेक्शन ही पूरी हद तक बदल दिया है। दूसरा बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है कि जो ऑनगोइंग वॉर है, जो आउट ऑफ नोवेयर एक्सप्लोड हो गया है। मेरे हिसाब से वॉर होगा, वॉर बढ़ेगा, ये मार्केट में कहीं न कहीं प्राइस इन हो रहा था। जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। हम इज़राइल हमास के बीच वॉर काफ़ी टाइम से देख रहे थे, हम रशिया यूक्रेन के बीच का वॉर काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, ताइवान और चाइना के बीच में छोटी-मोटी झड़प देख रहे थे। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज़ यूएस गेटिंग इनटू द वॉर एंड एक्टिवली लास्ट 45 दिनों से कहीं न कहीं न्यूज़, हलचल, ये सब जो अनसर्टेनिटी आई है ना, इसने मार्केट का जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था या जो स्ट्रॉन्ग फंड बाइंग अपॉर्च्युनिटी चल रही थी, उसको कहीं न कहीं पॉज़ लगा दिया है। तो ये वापस एक्सप्लोड होगी, वापस उसी स्पीड में मोमेंटम पकड़ेगी कि नहीं, ये थोड़ा-सा सवाल हमारे मन में भी आ गया है। बट लार्जर ट्रेंड हमें लगता है अभी भी इंटैक्ट है और $7,500 एंड इन अ बेस्ट केस सिनेरियो $8,000 आज भी पॉसिबल है। सो नवनीत जी, अगर हम चर्चा करें, सेंट्रल बैंक्स का बीच में आया था कि सेंट्रल बैंक्स जो है काफी वहां पर सेल कर रहे हैं। इवन रशिया ने बेचा, टर्की ने बेचा। पर उस ये सब खबरें आने के बाद भी प्राइजेस जो है वही अपना $4,800, $4,600, $4,700, $4,800 से नीचे गया नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मेन रीजन था इस चीज का? वीरेंद्र जी, सेंट्रल बैंक्स एवरेज में लास्ट 4 साल में 700 से 1000 टन के बीच का बाइंग कर रहे हैं प्रति साल। और जो सेंट्रल बैंक का सेल का फिगर आया है वो 60 से 70 टन के बीच का है। अगर रशिया ने लगभग समझ लीजिए 1000 से $1500 के बीच में गोल्ड एक्यूमुलेट किया है एंड एक साइजेबल क्वांटिटी एक्यूमुलेट किया है, और आज जब उनकी करेंसी थोड़ी-सी वीक हो रही है या ऑयल प्राइसेस इतने स्पीड में बढ़ गए हैं, तो थोड़ा अगर 40-50 टन उसमें से ऑफलोड कर भी दिया, हज़ारों टन में से ऑफलोड कर भी दिया, तो आई डोंट थिंक वी शुड बी रीडिंग मच इनटू इट। इट इज़ जस्ट वी आर प्रॉफिट टेकिंग एंड अपने ट्रेज़री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है। ये सेम मोरक्को ने भी इसीलिए किया है, ब्राज़ील ने भी इसीलिए किया है एंड द टोटल क्वांटम अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल क्वांटम नहीं है। अगर आप एवरेज में 750 टन भी इंपोर्ट करते हो, उसमें अगर 70 टन बिक भी गया, तो 10% जो इंपोर्ट किया है या सेंट्रल बैंक का बाइंग है, उसमें से कम हुआ है। तो उससे डायरेक्शन मार्केट का चेंज नहीं हो जाएगा। उससे रिटेल निवेशक थोड़े-से कॉशियस हो जाएँगे, ये बहुत वाजिब बात है। बट रिटेल निवेशक जब प्राइस मूवमेंट आएगा, फिर से तेज़ी पकड़ेगी, वापस उसी स्पीड में बाज़ार में री-एंटर भी कर जाते हैं। ये हमारा पिछला कुछ सालों का ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या लगता है ये जो पर्टिकुलर वॉर हो रहा है इसके बाद डी डॉलराइजेशन की जो थीम थी वो लगातार वहां पर बातचीत हो रही थी, और क्या इस वॉर खत्म होने के बाद या जो बातचीत होने के बाद या
जब ये मामला सुलझेगा, आपको लगता है डी डॉलराइजेशन काफी ज्यादा उभर के आएगा सामने और वो प्राइजेस को वहां पर इम्पैक्ट करेगा? वेल, डी डॉलरेशन इज अ थीम तो काफी सालों से चल रहा है। 2020 से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, बट 2025 में एक बहुत बड़ा बजवर्ड हो गया है। एंड व्हाई? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही मोमेंटम देखने मिला। सेंट्रल बैंक्स ट्रेजरी एक्सप्लिसिटली मेंशन करने लगे दे डोंट वांट टू होल्ड यूएस ट्रेजरी। काफी सारे सेंट्रल बैंक ट्रेजरी ने ऑफलोड भी किया है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। बट अब ये जो वॉर लाइक सिचुएशन हुआ, उसके चलते हमने डॉलर, पर्टिकुलरली डॉलर इंडेक्स में या यूएस डॉलर के अंदर एक रिबाउंड देखा। बिकॉज जब आप सब कुछ एग्जिट करते हो, आप इक्विटी एग्जिट करते हो, बॉन्ड एग्जिट करते हो, गोल्ड एग्जिट करते हो, यू वांट टू इन अ वॉर लाइक सिचुएशन जस्ट सिट ऑन कैश। एंड कैश में डॉलर से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जब ये टाइड खत्म हो जाएगा, जब ये वॉर लाइक सिचुएशन वापस कंक्लूड हो जाएगी या सेटल हो जाएगी, फिर से ये डी डॉलरेशन वाला थीम उभर के आएगा। एंड दिस टाइम इट विल बी बिगर देन व्हाट इट वाज इन 2025। बिकॉज अब जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो लोगों को मोहताज बना दिया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, आई थिंक वो जो एक दबदबा है यूएस का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ेगा। ईरान ने वो प्रूव किया है कि 40-45 दिनों के बाद, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी दे हैव नॉट ब्लिंक्ड एंड दे आर नॉट रेडी टू से कंक्लूड द वॉर। तो डरने वाली कोई बात नहीं रह गई है। जो एक माहौल बना के रखा था वो थोड़ा सा फेड ऑफ होते हुए नजर आएगा। एंड एज अ थीम इट विल इमर्ज बेटर एंड बिगर। एंड लोगों का ट्रस्ट डॉलर से भी कम होगा और यूएस ट्रेजरीज भी कम होगा। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रेजरी जो 37 ट्रिलियन के डेट में थी, वो लगभग 39 ट्रिलियन के डेट के आसपास आ चुकी है। रेट कट पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। रेट हाइक पॉसिबिलिटी शायद डिस्कस होने लग गई है, अगले एक आध क्वार्टर में हम देख भी लें। तो इफ सच अ थिंग हैपेंस, तो ये निश्चित है कि दिस इज गोइंग टू बी द बिगर थीम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जिसकी वजह से हम अभी भी कॉन्फिडेंट है कि 7,000 $7,500 के ऊपर के लेवल्स हम फिर से गोल्ड में देख पाएंगे। नवनीत जी, एक चीज मुझे समझाइए, रशिया यूक्रेन करीब करीब वहां पर 3-4 साल हो चुके हैं और 2-3 महीने तो अमेरिका और ईरान को भी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कितने दिनों तक ये चल सकता है, कितने समय तक ये चल सकता है? क्योंकि पहले चाबी यूएस के हाथ में थी, पर अब जो है ईरान डिसाइड कर रहा है कि वो बातचीत करेगा नहीं करेगा। यूएस ने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, इसराइल ने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, पर ईरान अभी भी अड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है ईरान जो है वो इस एस्केलेशन को और काफी बढ़ाने की तरफ ले जा रहा है, या आपको लगता है कि ईरान अपनी शर्तें मनवाने के लिए ये कर रहा है? वेल, रशिया यूक्रेन का वॉर करीब करीब 4 साल या 4 एनिवर्सरी बना चुका है, मैं ये कहूँगा। बट क्या है कि यूक्रेन या रशिया में से कोई भी ऐसा, दोनों में से एक भी ऐसा देश नहीं है जो वर्ल्ड की कोई एक कमोडिटी को या कोई एक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। यूएस एक ऐसा नेशन है जिसकी वजह से अगर यहाँ पर कोई भी डैमेज होता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक या ग्लोबल मैक्रो फ्रेमवर्क इम्पैक्ट होता है। एंड सेकेंड, ईरान जो है वो भले ही साइज में एक छोटा नेशन है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ताकत उनके पास है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पास होता है। एंड अगर हम भारतीय कंटेक्स्ट में देखें तो लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड ऑफ द ऑयल दैट इंडिया इज इंपोर्टिंग कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है। एंड उसकी वजह से हमने ऑयल प्राइस में भी इंक्रीमेंटली एक शार्प मूवमेंट आते हुए देखा है। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन चला है, उस तरह से इसराइल और ईरान और यूएस का वॉर कंटिन्यू नहीं रह सकता है। कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड फाइंड करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रूस होगा ही होगा। इट कैन नॉट बी अ सिचुएशन कि ये चलता जाएगा और हर थोड़े दिन में कोई ना कोई देश एक दूसरे के ऊपर छोटी मोटी आंकड़े या प्रतिक्रिया लगाता रहेगा एंड उसका रिपरकशन पूरा वर्ल्ड भुगतेगा। सो इफ दैट हैज टू हैपन, मिड टर्म पोल में वी कैन से दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प विल फेस सिग्निफिकेंट डिफीट अगर ये वॉर बहुत जल्द कंक्लूड नहीं हुआ तो ये ध्यान में रखते हुए, इस बैकड्रॉप को ध्यान में रखते हुए, आप ये देखिए कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट 2 बार पाकिस्तान जाके ट्रूस अनाउंस करने की या ट्रूस के ऊपर बैठने की कोशिश किए हैं। तो आई थिंक वी मे हैव अ कंक्लूजन टू द वॉर एनी टाइम सून। इट कैन नॉट बी एन ऑनगोइंग फिनोमिना बिकॉज ग्लोबल मैक्रो फ्रेमवर्क बहुत हद तक इससे इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कुछ हद तक बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन डगमगा गई है, विच डजंट गोज वेल फॉर यूएस ऑल्सो। तो आई थिंक बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। इसकी कोई एनिवर्सरी हम नहीं देखेंगे, बट इट शुड कंक्लूड एनी टाइम सून। नवनीत जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। पूरा वॉर हो गया और ब्रिक्स
वहां पर कोई ज्यादा इनकी तरफ से जिसको हम कहें प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, चाहे ब्राजील हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। चाइना को भी हम देखेंगे, नपे तुले दो तीन स्टेटमेंट आए। ओवरऑल पूरे इस ईरान और अमेरिका के वॉर में चाइना भी चुप रहा। क्या आपको लगता है ये उनके लिए, ब्रिक्स देशों के लिए गेन है? और जो हमने पहले डिस्कशन किया कि डी डॉलराइजेशन, और सब लोग चाहते हैं, वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, सब लोग चाहते हैं कि भैया सिर्फ डॉलर में ना हो, हमारी करेंसी को भी कुछ महत्व दिया जाए, हमारे देश को भी कुछ महत्व दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है यूएस और ईरान के वॉर का सबसे बड़ा गेनर ब्रिक्स रहेगा? वेल, ये बहुत सही पॉइंट आपने रेज किया है। एंड आप देखिए इन देशों का शांत रहने का क्या लॉजिक है और क्यों ये शांत बैठे हैं। शिप्स जो चाइना जा रही है वो आज भी काफ़ी हद तक स्मूथली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होके निकल रही है। एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न कि रशिया और चाइना जाने वाली शिप्स को ब्लॉकेड करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि अब तुम्हारा ब्लॉकेड नहीं, हमारा ब्लॉकेड भी एक नया अड़ंगा होगा ये शिप्स को पास होने के लिए। बिकॉज़ कहीं न कहीं उनको सेफ हेवन पैसेज मिल रहा था। रहा सवाल इंडिया का, तो इंडिया एंड ईरान का तो बहुत हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 10, 20, 25 साल का, ये सदियों पुराना एक रिलेशन है फ्रॉम वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी सी ईरान एज़ अ ग्लोबल प्लेयर एंड अ वेरी क्लोज़ अलाय ऑफ इंडिया। तो ना हम उनके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट ले सकते हैं, ना हम उनके फॉर हो सकते हैं, बिकॉज़ हम अपना एक स्टांस पकड़ के रखे हैं थोड़ा-सा दूर, इर्रिस्पेक्टिव कि हम हमारा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट उनके स्ट्रेट से पास हो रहा है, बट फिर भी वी हैव हेल्ड आवर फोर्ट एंड नॉट स्पोकन मच बिकॉज़ कहीं न कहीं जब ये सेटल होगा तो वी डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव प्लेड ऑन वन ऑफ आवर एलाइज़। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सुलझी हुई और सोची-समझी एक प्लानिंग है, जहाँ पर ये सारे बड़े नेशंस आर ट्राइंग टू होल्ड बैक अपने कोई लूज़ स्टेटमेंट से कहीं न कहीं इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन अपना, या अपनी प्रतिक्रिया नहीं डाल रहे, या अपना मैन ऑन फीट या कोई भी तरह का फाइनेंशियल पावर नहीं यूज़ करे। तो इमर्जिंग नेशंस एंड ब्रिक्स विल टेंड टू बेनिफिट जब ये सेटल होगा, बिकॉज़ तब जो नेशंस थोड़े से इम्यून रहे हैं, थोड़े से बाहर रह के इसमें अपनी क्षमता दिखाई है, वहाँ पर मनी फ्लो विल फ्लो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स एंड डेकेड्स। तो आई थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट डी-डॉलराइजेशन एज़ अ थीम को अगर वापस कोई तवज्जो देना है, वापस उसको बड़ा करना है, तो ब्रिक्स नेशन हैज़ द कैपेसिटी एंड नाउ विल हैव द पावर टू लुक फॉर एन अल्टरनेट करेंसी आल्सो। एक चीज और मुझे बताइए, सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो, उनकी अब आगे की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि हमने देखा यूरो एरिया में इन्फ्लेशन बढ़ा, यूके में इन्फ्लेशन बढ़ा, जापान का डेटा है इन्फ्लेशन बढ़ा, यूएस में भी, इवन इंडिया में भी इन्फ्लेशन। सो ये पूरा इन्फ्लेशन ग्लोबली अभी फिनोमिना बन गया, मतलब अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी क्राइसिस। आपको क्या लगता है सेंट्रल बैंक्स यहाँ से आगे जाकर, एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा गोल्ड बाइंग, इन दोनों पे उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? वेल, मॉनेटरी पॉलिसी को सब हर सेंट्रल बैंक को रिविजिट करना पड़ेगा, बिकॉज़ एक क्वार्टर में फ्रॉम अ मॉडरेट टू लो इन्फ्लेशन सिनेरियो एक हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस इस बार एग्री फूड प्रोडक्शन भी काफ़ी सारे नेशंस में थोड़ा-सा तंग रहेगा, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन भी ऊपर जा सकता है। हम पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक अच्छा खासा रन अप देख रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स हम इन्फ्लेशन इन दी एडजस्टेड प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएँगे। फ्रॉम वेयर एक रेट कट का जो माहौल चल रहा था, फ्रॉम देयर एक पॉज़ काइंड ऑफ अ माहौल आ चुका है, एंड पॉसिबली अगले 1-2 क्वार्टर में हम राइज़ वाले माहौल के अंदर भी जा सकते हैं, अगर थिंग्स डू नॉट लुक वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो मैक्रो फ्रेमवर्क है, इस पे ट्वीकिंग तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक की तरफ से अलाइनमेंट देख रहे हैं। फेड की भी रिसेंट बैठक जो आने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट one from the current Fed chairman, and the next one will take over in May 2026। तो ये लास्ट बैठक है, काफ़ी सारे खुलासे एक्सपेक्टेड है, काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक हालत के ऊपर स्थिति कुड बी एक्सपेक्टेड। तो आई थिंक दैट विल मेक द नेक्स्ट फेड मीटिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। इंडियन सेंट्रल बैंक्स ने भी कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि पॉज काइंड ऑफ सिनेरियो रहेगा, एंड ग्लोबली भी यही फ्रेमवर्क चल रहा है। अब इनका गोल्ड के ऊपर क्या रुख रहेगा, तो गोल्ड बाइंग इतना एग्रेसिवली नहीं कर पाएंगे जितना इन्होंने लास्ट कुछ सालों में किया, बिकॉज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी प्रोटेक्ट करना होगा। आपका करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो यू हैव टू लुक टू डेप्री और प्रॉब्ली प्रोटेक्ट द फॉल ऑफ द करेंसी ऑल्सो। तो जिस स्पीड में हमने गोल्ड की बाइंग देखी है
व्हेन इट वाज $1,500-2,000, जहाँ पे 1000 टन एवरेज में एक सेंट्रल बैंक इंपोर्ट कर रहा था, वो घट के 700 600-700 टन के आसपास आ जाएगी, विच वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग, एंड दिस कुड बी द केस फॉर 2026 एज वेल। बट वंस द मैक्रो फ्रेमवर्क सेटल्स, वंस प्राइसेस स्टेबलाइज, हमें लगता है कि डी डॉलराइजेशन इज अ थीम में अगर आप कुछ भी एसेट एग्जिट करेंगे, यानी आप ट्रेजरी सेट यूएस ट्रेजरी एग्जिट करेंगे, यूएस डॉलर एग्जिट करेंगे, जापानीज करेंसी जनरली एक सेफ हैवन माने जाते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी देख रही है, और उसको भी अगर आप टच नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सेफ हेवन इज ओनली गोल्ड, वेयर जहाँ पे आप इतना साइजेबल कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ प्रेफर्ड एसेट वंस the de-dollarization theme catches up and when central banks start to rebuild their portfolio, maybe not in say first 2-3 quarters of 2026, but eventually as we approach to end of 26 or start of 27, possibly यहाँ पर देखने मिल सकता है। सो नवनीत जी, अब आप मुझे ये बताइए, सारे फंडामेंटल्स वहीं के वहीं पर है। अगर हम देखें, डी डॉलराइजेशन बात करी, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, यूएस का डेट कहीं नहीं गया, टैरिफ भी कहीं नहीं गया वापस, वो अलग अलग सेक्शंस लगाकर बैकएंड से कह रहे हैं। इवन वहां से ये भी बयान आया कि जुलाई तक वापस जो टैरिफ्स हैं वो पुराने लेवल्स पर आ जाएंगे। सारी चीजें वहीं पर है। गोल्ड भी कोई ज्यादा नहीं है, एक हम लोगों ने मैड रश देखा था जो $5,000 के ऊपर निकला था, वापस सेटल हो गया। क्रिप्टो भी सेटल हो रहा है, गोल्ड भी सेटल हो रहा है, सिल्वर भी सेटल हो रही है। अभी मैं गोल्ड की बात करूंगा, आपको क्या लग रहा है गोल्ड अभी सिनारियो में, आपके सिनारियो में क्या लग रहा है, बुलिश है या क्या टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है? देखिए वीरेंद्र जी, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और सेफ हेवन से आप उम्मीद करते हैं कि वो बैंक एफडी काइंड ऑफ रिटर्न देगा, या एट बेस्ट 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंटल रिटर्न दे सकता है। बट हम गोल्ड में पिछले 4 सालों में देख रहे हैं कि 20-22% के आसपास के रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड पिछले साल में 75% के रिटर्न्स हमने देखे। अब ऊपर से अगर जो एसेट $5,600 छू के 4,500-600 तक आ गया, तो उसे हम एक हेल्दी करेक्शन जैसे ही ट्रीट करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन है, या एक ऑनगोइंग पॉज है ऑफ द रैली, लार्जर ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन इंटैक्ट। अब मुझे लगता है कि ये करेक्शन काफ़ी हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई विश कि अगले एक आध क्वार्टर भी यही रेंज में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करे, ताकि एक जो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा वो अगले 1-2 साल के लिए इसे ताकत देगा फॉर द बिगर मूव अप। मुझे लगता है कि अगर ये 4200 4100 इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाता है, दैट शुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय गोल्ड इन डोमेस्टिक टर्म्स, अज्यूमिंग रुपया एट 92-93। मुझे लगता है 1,40,000 से 1,35,000 के सर होंगे जहां पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी पर देख सकते हैं और बना सकते हैं। इवेंचुअली बाय द नेक्स्ट ईयर, और मे बी यहाँ से 12 से 15 महीने की अगर मैं बात करूँ, तो वापस 5,500 $5,600 तक की पॉसिबिलिटी, या 1,75,000 के ऊपर के लेवल हम फिर से आते हुए गोल्ड प्राइसिंग में देखेंगे। एंड मे बी इन द नेक्स्ट 24 to 36 months वी विल बी अराउंड 7,500 एंड probably 7,200 काइंड ऑफ अ रेंज फॉर गोल्ड। गोल्ड की बात की हमने, चांदी की बात करें, पिछले साल से अगर नवनीत जी हम कंपैरिजन करें, जब $20-22 थी चांदी, और आज अभी हम $75 से $80 पर बैठे हैं, मतलब वहां से 3 गुना से ज्यादा सिल्वर बढ़ चुकी है। पर चूंकि हमने वहां पर $120 का लेवल देखा है, तो हम $120 से $80 को कंपेयर कर रहे थे, $40 नीचे है। आपको क्या लगता है, चांदी अभी सस्ती है या महंगी है? चांदी में हमने जो मूवमेंट देखा था वो आश्चर्यचकित करने वाला मूवमेंट था विनीत जी। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था जो प्राइसेस को 210-220% ऊपर जाने के लिए जस्टिफाई कर पाए। तो एक मैड रश था, एक पागलपन था, पीपल आर चेजिंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड आई डोंट सी अ रीजन फंडामेंटली टू जस्टिफाई कि ये 100 या $120 पे क्यों जाना चाहिए और क्यों टिकना चाहिए। शॉर्टेज है मार्केट में, 4 साल से शॉर्टेज है, ऐसा नहीं है कि 2025 में ही शॉर्टेज आया है। 2025 में तो इनफैक्ट 2023 और 24 से कम शॉर्टेज है। 2026 में भी एक मार्जिनल शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं थ्रिफ्टिंग भी बहुत हद तक जो है, जो क्वांटम यूज हो रहा था सिल्वर का काफ़ी सारी चीज़ों में कम करता हुआ जा रहा है, बट न्यू एज टेक्नोलॉजी में सिल्वर का डिमांड इंक्रीमेंटली बढ़ता जा रहा है। एंड जब प्राइस बढ़ते हैं तो ईटीएफ्स में फ्लो बहुत बढ़ने लग जाते हैं, तो इन ऑलरेडी टाइट मार्केट ईटीएफ लिक्विडिटी सक करके वॉल्ट्स में मार्केट को माल को स्टोर करने लग जाता है, विच काइंड ऑफ प्रेशराइजेज द मार्केट टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो आई थिंक फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सिल्वर हमने बहुत हद तक आते हुए देखा है इन द लास्ट से कपल ऑफ years, and
इसमें रिटर्न्स बनने लगे तो लोगों का इंटरेस्ट भी बनने लगा, एंड दैट इज वाई अब इट्स मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो एसेट rather than a ट्रेडिंग प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के लिए से सिल्वर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कमोडिटी। प्राइस टर्म्स में मुझे लगता है कि जो मैजिक हमने देख लिया है स्टार्ट ऑफ 26 में, उसको रिपीट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन द नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ्स एटलीस्ट। मुझे लगता है $60 ऑन द लोअर साइड, 90-95 डॉलर ऑन द हायर साइड कुड बी अ ब्रॉडर रेंज। इसके ऊपर निकलने के लिए भी कोई खास ट्रिगर नहीं है, और इसके नीचे डिमांड काफी सारी स्ट्रांग है जो प्राइस को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल दिस ब्रॉड रेंज कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट 100-120 जाने के लिए जो ट्रिगर्स मार्केट में होने चाहिए, जो फंडामेंटल बदलाव होने चाहिए, वो आज मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है उसको समझने के लिए या उसको मार्केट में वापस बिल्ट इन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेट अस गिव इट अ ब्रीदर और ऑफ प्रॉब्ली 3-4 क्वार्टर्स, एंड उसके बाद रीअसेस करते हैं कहाँ जाने वाला है। सो 70 से $100 आपको क्या लगता है कितने समय तक ये चलती रहेगी रेंज? मुझे लगता है 3-4 क्वार्टर, यानी करीब करीब 1 साल से नीचे में $65, ऊपर में $100 ये रेंज में चांदी टाइम स्पेंड कर सकती है। भारतीय बाजार में 2,10,000 और 2,90,000 से 3 लाख के आसपास। 3 लाख, मतलब अभी भी उम्मीद जगी हुई है वहां पर 3 लाख की, हालांकि 4 लाख अभी बहुत दूर है। चलिए नवनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, अभी सोने और चांदी दोनों में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और अभी भी वहां पर अगर आप देखेंगे तो तेजी सोने में बाकी है।